हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़ में, जहां हम टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और चेक करेंगे कि हम किन किन टॉपिक्स में पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं या किन में हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये एनवायरनमेंट सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे। आई होप आपने वीडियो देखी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑलवेज फोकस ऑन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या आ रहे हैं, फिर किन स्टेटमेंट्स में एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए गए हैं, ओनली या फिर एक्सक्लूडिंग, ऐसे वर्ड्स जहां भी आते हैं जो किसी एक सेंटेंस में स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, उन पे हमें फोकस करना है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पिरामिड्स ऑफ बायोमास। यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इंडिकेट्स टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। पिरामिड ऑफ बायोमास आर ऑलवेज अपराइट इन शेप। बायोमास एट ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन इट्स प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल। ये तीन बेसिक सी स्टेटमेंट है, हमने पहले भी पिरामिड्स के बारे में बात करी हुई है। तो यहाँ बात हो रही है पिरामिड्स ऑफ बायोमास के बारे में। तो आप मुझे बताइए पिरामिड्स ऑफ बायोमास होते कैसे हैं। पिरामिड्स ऑफ बायोमास मतलब बेसिकली होता है कि कितना वेट या फिर मास बायोलॉजिकल कंपोनेंट का होगा उस पर्टिकुलर लेवल पे। तो बेसिकली हमें पता है कि जब हम बायोमास की बात करें तो पिरामिड इन्वर्टेड कैसा होता है और सीधा कैसा होता है। यहाँ तीन क्वेश्चन है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है बायोमास आर ऑलवेज अपराइट इन शेप, राइट। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमेशा वो अपराइट नहीं होते। एक पॉइंट आता है जहां पर पिरामिड ऑफ बायोमास आर इन्वर्टेड, मतलब उल्टे होते हैं, सीधे होने के बजाय इस तरह के होते हैं। वो होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। और तीसरी स्टेटमेंट कह रही है बायोमास ऑफ ए ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन इट्स प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल। जब हमें पता है कि इन्वर्टेड भी हो सकती है, तीसरा स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाता है। तो हम बचते हैं एक के साथ, आंसर आता है 1A ओनली। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या आपको जानकारी है कि पिरामिड ऑफ बायोमास का फॉर्म कैसा होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स, एनर्जी कैसी होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैं रिपीट करूंगा उस टॉपिक को कि ये देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास नॉर्मली आपका इस तरह का होता है, जहां जो प्रोड्यूसर लेवल है, प्राइमरी लेवल है, शुरुआती स्तर पे जहां एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्लांट्स वगैरह, उनके नंबर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, जो हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये कहानी पलट जाती है और जो वेट बायोमास का है ऊपर जाने के बाद मास बढ़ता जाता है और नीचे कम रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं इन्वर्टेड बायोमास, राइट। इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना। तो दो तरह के पिरामिड होते हैं बायोमास के, एक अपराइट और एक इन्वर्टेड। कहाँ पर एक इन्वर्टेड है? एक्वेटिक में। इसी तरह आपको नंबर्स का जो पिरामिड होता है वो भी याद होना चाहिए। एनर्जी का पिरामिड जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपको याद होना चाहिए। हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमैग्निफिकेशन। सिंपल क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। डज इट रेफर टू हाउ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंटर अ फूड चेन? इट इज अ प्रोसेस बाय विच टॉक्सिन्स आर पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर विद इन फूड वेब with decreasing concentration, refers to presence of biogeochemical ocean water या none, या इनमें से कोई नहीं। हिंदी में भी आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है जो जैव आवर्धन शक्ति के विषय में आपसे पूछ रहा है। सवाल ये है कि क्या इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इट इज सिंपली आंसर डी। बट क्या आपको पता है कि व्हाट इज बायो एक्यूमुलेशन? अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, स्टूडेंट्स, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में क्या फर्क होता है। क्यों स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो गई है? वाई इट इज स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है, 2 भी गलत है, क्यों ये दोनों गलत है? इसके बारे में जानने के लिए देखते हैं कि पहले क्या डिफरेंस है बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन में। बायो मैग्निफिकेशन में मतलब ये होता है कि जो कंसंट्रेशन लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट है वो समय के साथ जब फूड वेब में आगे की ओर बढ़ता है तो उसकी कंसंट्रेशन घटने की बजाय क्या होती है, बढ़ जाती है। इट गोज अपवर्ड्स। किसी एक पॉल्यूटेंट को इस मछली ने खाया, इसमें जो लेवल था टॉक्सिन का, जहरीले पदार्थ का, यहाँ बढ़ेगा। जब इसको कोई और मछली खाएगी तो इसमें उसका कंसंट्रेशन लेवल और बढ़ जाएगा। और जब इसके फूड वेब में ये अपने अगले ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचेगा, जो हमने फूड वेब की बात करी थी, अभी जो पिरामिड की बात करी थी, यहाँ फूड वेब की बात हो रही है। फूड वेब क्या है हमने पहले डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। तो फूड वेब में जब ये इंसान के अंदर आएगी तो टॉक्सिन का कंसंट्रेशन लेवल और बढ़ जाएगा। इट इज बायो मैग्निफिकेशन। यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है टॉक्सिन। टॉक्सिन बढ़ता जा रहा है फूड वेब में आगे बढ़ते के साथ। क्या चीज़ हो रही है, मैग्निफिकेशन। यहाँ क्या बात हो रही थी, बायो मैग्निफिकेशन की। ये स्टेटमेंट कह रही थी इट इज द प्रोसेस बाय विच टॉक्सिन्स आर पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट विद इन अ फूड वेब विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। इसलिए गलत है, यहाँ होना क्या चाहिए, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। इसलिए अगर आप एक बार नजर से देखेंगे तो इसको सही मार देंगे, जो कि गलत है। इसलिए हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर दूसरी बात की मैंने, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है वो बताइए मुझे आप। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक इस इमेज को देखिए, सिंपली समझ जाएंगे।
अगर किसी एक मछली ने या किसी आपने कोई एक टॉक्सिन कुछ खाया जिसके अंदर कुछ जहरीला पदार्थ है, वो आपके बॉडी में स्टोर होता चला जाता है, धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगता है आपकी एक बॉडी के साइज के अंदर, एक ही किसी जीव के अंदर। वो समय के साथ अगर हम लेट्स से पॉल्यूटेड सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो वो जो भी टॉक्सिन्स हैं वो स्टोर होते रहेंगे, एक्यूमुलेट होते रहेंगे, वो जमा होते होते इस लेवल पे पहुंच जाएगी जहां टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा हो पहले तो उसका इम्पैक्ट ना हो, पर वो जमा होते होते इतना हो सकता है कि हमारी जान ले ले। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। जैसे मछली में मरकरी का लेवल हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है समय के साथ, और इतने लेवल पे इसमें एक्यूमुलेट कर गई है मरकरी की अब इसको कोई भी मछली और खाएगी तो वो मर जाएगी। ठीक है, और ये है डिफाइन डेफिनेशन किस चीज़ का, रिप्रेजेंटेशन बायो एक्यूमुलेशन का। यहाँ बायो मैग्निफिकेशन की तस्वीर देखते हैं कि एक टॉक्सिन किसी फाइटोप्लैंक्टन में था, इनको मछलियों ने खाया, फिर दूसरी मछली ने खाया, तो कंसंट्रेशन लेवल देखिए यहाँ बढ़ता जा रहा है पॉल्यूटेंट का। और इस जो प्रीडेटर है लास्ट वाला, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो टॉक्सिन पदार्थ हैं वो बढ़ चुके हैं। तो ये है बायो मैग्निफिकेशन, यहाँ ये मैग्नीफाई कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ जमा हो रहा है यानी एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये डिफरेंस था एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा डिटेल में आप हमारे वेबसाइट पे, हमारे टेलीग्राम चैनल onlyis.nothingelse पे जाके आप ऑब्वियसली हमारे ये डिटेल सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैन एड इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन से पदार्थ मदद करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थंडर एंड नाइटलिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने एनसीईआरटीज में भी इसे देखा होगा। सिंपल सा आंसर, इसका आंसर होगा डी, 1, 2 और 3 तीनों। क्यों ऐसा होता है भाई, कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है अर्थ में, जरा इसे देखें तो हमें पता है कि जो यहाँ ऑप्शन दिए हुए थे, क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। हम कुछ खेतों में तिलहन या दलहन की फसलें क्यों लगाते हैं? क्या हम इंडस्ट्री के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते? क्या हम ऐसे केमिकल्स नहीं बनाते जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। और हमें पता है कि थंडर और लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जिसको हम जिस रूप में देखते हैं वो उस रूप में हमारे काम की उतनी नहीं रहती, बल्कि नाइट्रेट्स के थ्रू, जो बैक्टीरिया है उसके एक्शन के थ्रू जब वो नाइट्रेट बन जाते हैं, या फिर डिकम्पोजर्स के थ्रू जब वो हमारे कार्य प्रणाली में हिस्सा बन जाते हैं, हमारे सेटअप में तब आते हैं जब उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगले क्वेश्चन में बात हो रही है विद रेफरेंस टू पिरामिड ऑफ एनर्जी। 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं। पिरामिड्स आर बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड। हर लेवल में 1/10 द साइज ऑफ प्रीसीडिंग लेवल एनर्जी रहती है। एनर्जी पिरामिड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तीनों स्टेटमेंट्स को आप गौर से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शंस देखिए, तो आपको क्या लग रहा है इसका क्या आंसर होना चाहिए। नॉर्मली फिर एक सिंपल क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन करी हुई है कि जब भी पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात आती है, जो इसका कीवर्ड है, हमें पता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होती है, वो इन्वर्टेड कभी नहीं होती, इस तरह की फॉर्म में नहीं आती, जो अभी हमें बायोमास में देखने को मिली थी एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो जैसे ही हमें पता है कि इन्वर्टेड नहीं होती है वो, तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगी पहली वाली। तो वी विल रीच टू द क्वेश्चन आंसर विच इज 2 और 3। तो सीधा एलिमिनेशन के थ्रू हम आंसर स्टेटमेंट नंबर 2 पे आ गए। लेकिन इसके बावजूद हमें ये पता होना चाहिए हमारी बेसिक नॉलेज के लिए क्या, कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो थर्मोडायनामिक्स के नियम का पालन करती है या नहीं करती है? बिल्कुल करती है। और 10% जो चेंजेस की हम बात करें वो भी हमें देखने को मिलता है। ये अगर आप देखें, जिस तरह से भी जो चेंज ऑफ एनर्जी है एक लेवल से जब दूसरे लेवल पे जाता है तो चेंजेस उसमें होते चले जाते हैं, जो हमें इस इकोसिस्टम के सेटअप के थ्रू दिख रहा है, राइट। ये हो गई किस चीज़ की बात? पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात, जो हमेशा अपराइट होती है, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती है। अगले स्टेटमेंट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल के बारे में बात करिए, 2 स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज अ फॉस्फोरस साइकिल। अब हमें इस बात की जानकारी है कि फॉस्फोरस एज अ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। ये एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, मतलब ग्रोथ अगर करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा फॉस्फोरस। तो स्टेटमेंट तो पहले ही पता है, पहली सही है, राइट। और दूसरी स्टेटमेंट भी इसका सही है, क्योंकि फॉस्फेट का जो पोर्शन है वो बहुत मात्रा में हमें वॉल्केनिक एश से, एरोसोल से और मिनरल डस्ट से मिलता ही मिलता है। तो हमें पता है सी इसका करेक्ट आंसर है। मगर फॉस्फोरस साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, किस किस तरह से मूव करती है, ये भी देखना हमें ज़रूरी है। कि फिर जैसे अगर इस मैप के थ्रू देखें, ऐसे कुछ इमेजेस आप नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल के हमेशा याद कर लें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये फॉस्फोरस साइकिल आप देखिए, यहाँ हमें पता है एरोसोल से मिल रहा है, फर्टिलाइजर से ये ओशन में मिक्स हो रहा है, फिर डिजॉल्व होकर हमें ओशन सेडिमेंट से मिल रहा है जो रॉक में कन्वर्ट होते हैं, रॉक टूटती है, मिट्टी में बलती है, फिर वहाँ पे हमें इस तरह की जो इस पूरी साइकिल देखने को मिलती है, फॉस्फोरस किस तरह से फॉर्म को चेंज कर रहा है। तो यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि चाहे वो फॉस्फेट रॉक फॉर्मेशन की बात हो,
इसमें आप देखिए फोस्फेट रॉक फॉर्मेशन को स्पेसिफिकली दिखाया भी हुआ है। ये रहा फोस्फेट रॉक फॉर्मेशन सेडिमेंट के थ्रू कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वो अलग अलग तरह से बदल रहा है, वीदरिंग के थ्रू, इरोजन के थ्रू, रिवर के थ्रू ट्रांसफर होता है फोस्फोरस एज अ केमिकल। क्योंकि ये हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करें तो एक लिमिट तक ही इसके डिस्कशन में जा सकते हैं, पर हमने इसे एनसीईआरटी में पहले भी कवर किया हुआ है और आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन्वायरमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टुंड्रा इकोसिस्टम। अब टुंड्रा इकोसिस्टम कैसा होता है, और उसमें दो स्टेटमेंट दी हुई है। एक, टुंड्रा इकोसिस्टम ट्रीलेस रीजन है जो टेम्परेट जोन में मिलते हैं। दूसरे, टुंड्रा अल्पाइन जो होता है वो हाई माउंटेन्स होते हैं, जबकि आर्कटिक टुंड्रा एक कंटिन्यूस बेल्ट है जो पोलर आइस कैप के नीचे रहती है। तो आप मुझे बताइए क्या स्टेटमेंट में से सही है। तो जैसे आपको पता है टुंड्रा इकोसिस्टम क्या कंप्लीटली ट्रीलेस रहते हैं और क्या वो टेम्परेट जोन में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और केवल बी इज द करेक्ट आंसर। तो पहली बात, टुंड्रा इकोसिस्टम कहाँ होते हैं, क्या आपको पता है? टुंड्रा जो इकोसिस्टम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन आर्कटिक के रीजन से लेकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कनाडा, रशिया तक होता है, और एक बहुत बड़ा जो अर्थ का हिस्सा है वो टुंड्रा इकोसिस्टम में आता है। तो वो पूरा रीजन जो हमें टेम्परेट जोन में दिखता है, जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर है, वो पूरा ऑलमोस्ट इस रीजन में आएगा। पर क्या वो पूरा रीजन ट्रीलेस है? बिल्कुल नहीं। आर्कटिक का रीजन ट्रीलेस है, ठीक है। यहाँ अगर आर्कटिक लिखा होता देन इट वुड हैव बीन ट्रीलेस, बट टुंड्रा इज नॉट ट्रीलेस। आर्कटिक रीजन में हमें परमाफ्रोस्ट देखने को मिलता है जो परमानेंटली जमी हुई जमीन है, राइट। तो जो हम जब उस एरिया में वहाँ के इकोसिस्टम पे फोकस करते हैं और डेप्थ में जाते हैं तो हमें दिखता है कि वहाँ पे एक अल्पाइन टुंड्रा है, एक आर्कटिक टुंड्रा है। अल्पाइन टुंड्रा में आपको बड़े बड़े माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। और आर्कटिक टुंड्रा में आपको वो कंटिन्यूसली एक बेल्ट दिखाई देती है, ट्रीलेस बेल्ट, जहाँ पोलर आइस कैप भरी पड़ी है। तो ये स्टेटमेंट है, इसलिए हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, बी यानी 2 ओनली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स की बात की गई है, 4 ऑप्शंस आपके पास है, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, इंटरटाइडल जोन एंड सीबेड, वेटलैंड्स एंड स्वैम्प। काफ़ी ही सिंपल आंसर है। अगर मैं लेक्स एंड पॉन्ड की बात करूँ तो ऑब्वियसली वो फ्रेश वाटर हैं, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स भी फ्रेश वाटर होती हैं। पर क्या जो इंटरटाइडल जोन है, टाइडल जोन की बात जहाँ आई वहाँ समुद्री पानी मिक्स होगा, तो क्या वो रहेगा भाई किसी तरह से फ्रेश वाटर? सीबेड किसी तरह से फ्रेश वाटर रहेगा? मुश्किल है। तो पहली तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो उसको एलिमिनेट करते ही हम सीधा सी पे पहुंच जाते हैं, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें फ्रेश वाटर हैबिटेट, उस सॉल्ट वाटर हैबिटेट के बीच में डिफ्रेंसिएशन करना आना चाहिए। कहाँ पर एज जोन होता है ये पता होना चाहिए, एज स्पीसीज या फिर सक्सेशन कैसा होता है, ये टर्म्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी है, पर हमें अपना रिवीजन पूरे टॉपिक का ढंग से करना है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैंग्रोव्स इन इंडिया। अब पहली स्टेटमेंट कह रही है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सटेंट ऑफ मैंग्रोव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टोपोग्राफी, टाइडल हाइट, सबस्ट्रेटम एंड सैलिनिटी। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ नैरो इंटरटाइडल बेल्ट विच सपोर्ट फ्रिंजिंग मैंग्रोव्स। अब ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ देखना है कि हमें कुछ 4 वर्ड्स हैं जो हमें क्लियरली पता होने चाहिए, तभी अब इसका सही से आंसर कर पाएंगे। व्हाट इज इंटरटाइडल बेल्ट, कहाँ पर है इंटरटाइडल बेल्ट, फ्रिंजिंग मैंग्रोव्स क्या होते हैं, और मैंग्रोव का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है या नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली स्टेटमेंट अगर आपने मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ा है, आपको बेसिक मैप टोपोग्राफी याद है इंडिया की, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि दूसरी स्टेटमेंट गलत है और पहला सही है। पर पहला क्यों सही और दूसरा क्यों गलत है, पहले देखते हैं। हम कह रहे हैं कि दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा इंडिया की अगर कोस्ट लाइन को देखें तो जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ये कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, राइट। ईस्ट कोस्ट में तो यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं जिनमें सुंदरबन जैसा बहुत बड़ा इलाका है, जो कि नॉट अ नैरो बेल्ट, जो कि बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैली हुई है। जबकि आप अगर इस साइड आएँ वेस्टर्न कोस्ट में, तो गुजरात के रीजन में भी आपको यहाँ पे मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे, और इस रीजन में भी कुछ मैंग्रोव्स केरला के पास देखने को मिलते हैं, जो वही इंटरटाइडल रीजन में आते हैं, जो कि फ्रिंजिंग मैंग्रोव्स होते हैं, जिनको लगातार खतरा रहता है ओशन टाइड से या कोई स्टॉर्म अगर आ गया तो। इसीलिए पहली स्टेटमेंट में अगर ईस्ट कोस्ट की जगह वेस्ट कोस्ट होता तो ये स्टेटमेंट सही होती, राइट। तो इसीलिए हम आ जाते हैं, हमारा आंसर आता है 1 यानी ए ओनली। पर द पॉइंट इज दिस, क्या हमें ये जानकारी है कि मैंग्रोव का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में किस तरह से है? अगर हम देखें तो यहाँ गुजरात, केरला के रीजन में, गोवा में भी कुछ मैंग्रोव्स हमें देखने को मिलते हैं। वो गोवा में तो नहीं, केरला और गुजरात के प्रोमिनेंटली काफ़ी डिग्रेडेड मैंग्रोव्स हैं। डिग्रेडेड क्यों हैं? क्योंकि वो फ्रिंजियन मैंग्रोव्स हैं जिनकी जो चौड़ाई है ज़्यादा नहीं है, बहुत नैरो है, और लगातार उनको खतरा बना रहता है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लगातार हो रही है उनके रीजन में। और ये इंटरटाइडल जोन वो जोन होता है। इंटरटाइडल जोन पहले होता क्या, ये देखिए, ये
ये रीजन जो आपके लेट से बीच का एरिया है, ये आपका इंटरटाइडल जोन कहलाता है, कहीं कहीं इसको लिटरल जोन भी कहते हैं। अब यहाँ कई तरह के आपको क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, राइट। पॉइंट ये है कि यहाँ लगातार कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ रहा है, और अगर इस सेंसिटिव जोन में कंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ जिस भी तरह के जीव रह रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म, उनकी जान को सीधा सीधा खतरा है। और इंडिया का जो जोन है मैनग्रूव्स में, अगर हम देखें, सुंदरबन को अगर हम छोड़ दें, जो खुद एक नेशनल पार्क है जिसमें बहुत से आपके रिजर्व्स हैं और एक प्रिस्टीन इलाका है, बाकी जगह लगातार पोर्ट के रीजन में जहाँ सी शोर आती है वहाँ लगातार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, इसलिए उनके ऊपर खतरा है। और मैनग्रोव्स के मेन डिस्ट्रीब्यूशन आपको इन रीजन में ही देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर ए क्यों हुआ, आई होप आपको पता लग गया होगा अब। और किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे, इसका आइडिया प्रॉपर्टी आपको लगी गया कि क्या है मैंग्रोव्स, किस कोस्ट में मिलते हैं। और इन टॉपिक्स के अलावा आप मैंग्रोव्स के अलावा बेसिकली ये देखिए कोस्ट लाइन में बड़े मेजर पोर्ट्स कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जो पीपीटीज के और एक्सटेंसिव आंसर्स हैं जिनमें पूरी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी रिवीजन के लिए, वो आप वेबसाइट से हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आगे आते हैं, विच विद रेफरेंस टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दी गई है हमें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात हो रही है। पहली स्टेटमेंट सीधा पूछ रही है, इट इज ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। Desert grassland occurs in valley basins at the southern end of North America's basin and range province. Illinois and corridors in Africa are an example of grassland ecosystem. अब देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ी सी आपको डाउटफुल हो सकता है कि इलिनोस और कॉरिडोर्स कहाँ पर है, अफ्रीका में? बिल्कुल नहीं, ये साउथ अमेरिका में। तो स्टेटमेंट सीधी सीधी गलत हो जाती है। जैसी स्टेटमेंट गलत हुई, तीसरी स्टेटमेंट गलत हुई, तो हम पहुँच गए, 2 ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, 1 and 2 and 2 ओनली। अब अगर पहली स्टेटमेंट में जाए जहां पर आपको दिख रहा है एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट एक्सेप्ट, यहां बात हो रही है ग्रासलैंड्स नेचुरली ऑकर ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। अब अगर आप नॉर्मली भी दिमाग लगाएं तो आपको पता है कि हाँ अंटार्कटिका में ग्रासलैंड नहीं है, पर क्या आर्कटिक में ग्रासलैंड नहीं है? इट इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। आर्कटिक में टुंड्रा जोन में, टुंड्रा के रीजन में कहीं कहीं आपको ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। तो ऑफिशियली अगर आप किसी मैप को देखें, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ जब भी आपको मैप कैटेगराइज करेगा तो मोस्टली आपको आर्कटिक के रीजन में ग्रासलैंड दिखाई नहीं देगा, पर ग्रासेस होती हैं टुंड्रा रीजन में, आर्कटिक में भी। और टुंड्रा को हम सिग्निफाई करते हैं कि वहाँ पे ग्रासलैंड एग्जिस्ट करते हैं, मेजर नहीं पर कहीं कहीं। और अंटार्कटिका में हालांकि कोई ग्रासलैंड नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती है, लिविंग अस विद ओनली स्टेटमेंट नंबर 2, जो डेजर्ट ग्रासलैंड है, जो वैलीज में अकर करते हैं, और साउथ एंड सदर्न एंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो बेसिन और रेंज प्रोविंस है, वहाँ पे हमें डेजर्ट ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शन, विच इज आंसर बी, विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सही आंसर है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हमें ये अंदाज़ा है कि ग्रासलैंड कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। अब जो मैंने बात करी लेनोस की, यहाँ पर साउथ अमेरिका में कोलंबिया के रीजन में आपको ग्रासलैंड देखने को मिलता है। फिर जो मेजर ग्रासलैंड है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि भाई बोरियल ग्रासलैंड कहाँ पर है, ट्रॉपिकल माउंटेन्स आपको ग्रासलैंड कहाँ मिल रहे हैं, श्रब्स लैंड कहाँ मिल रहे हैं, क्या जो एल्पाइन स्क्रब्स हैं, जो ग्रासलैंड है जो आपको स्कैंडिनेविया के रीजन में यानी यहाँ देखने को मिल रही है, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रासलैंड है वो प्रॉपरली आपको पता हो किस रीजन में कहाँ पर है और किस तरह के ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, वेंड कहाँ पर है, स्टेप्स कहाँ पर मिलते हैं, राइट। मिसिसिपी ऑब्वियसली काफ़ी फेमस है। तो इस तरह के जो आपके जो प्रोमिनेंट रिवर्स के पास भी जो बड़े ग्रासलैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है, अफ्रीका में कौन से ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट ग्रासलैंड कौन सा, ये आपको क्लियरली याद होना चाहिए। तो आप ऐसे मैप से उसको याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, सिंपल क्वेश्चन है कि जिसमें आपको रामसार साइट्स के बारे में बता। 4 रामसार साइट दी हुई हैं, पोंग डैम लेक, अष्टमुदी वेटलैंड, होकिरा वेटलैंड और पॉइंट कालीमेर। तो इसमें काफ़ी सिंपल है, आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कम है ग्रासलैंड्स, कम है सॉरी रामसार साइट्स कंपेयर टू जो हमारे पास नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बहुत सारी हैं, पर रामसार साइट्स कंपैरेटिवली कम है, तो इनको याद करना ईजी होता है। अगर हम पोंग डैम लेक की बात करें तो पोंग डैम लेक काफ़ी सिंपल है, काफ़ी फेमस है, हम हिमाचल प्रदेश में है। अष्टमुडे इज़ इन केरला और पॉइंट कैलमर इज़ इन तमिलनाडु, लिविंग अस विद होकिरा। और होकिरा हमारा है तमिलनाडु में, सॉरी होकिरा हमारा है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये चारों ऑप्शन आप सीधा तरह आंसर कर सकते हो। तो इस तरह हमारा आंसर आता है बी, यानी करेक्ट आंसर है। तो हम इसमें एक लिस्ट को देखें तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कहाँ कहाँ पर आपकी प्रोमिनेंट रामसार साइट्स हैं, जो आप 27 आपको नॉर्मली हैं, जो याद करनी काफ़ी कंपैरेटिवली ईजी हैं। हरिके वगैरह, होकेरा, ये सब ऐसे याद हो जाती है। कांजी लेक पंजाब में है, कालादेव कहाँ पर है। तो जब आप बड़े नेशनल पार्क्स याद कर रहे हैं वहाँ कोई वेटलैंड आता है। स्पेसिफिकली अगर मैं ऐसे बताऊँ कि जम्मू कश्मीर का आपको अगर याद करना है
तो जम्मू कश्मीर में आपको कुछ चीज़ें अपने आप पता रहेंगी कि सौमेरी लेक हो गई, वुलर लेक हो गई, ये सब आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सुंदरबन कहाँ है आपको याद नहीं करना, वहाँ एक वेटलैंड है। तो कंपैरेटिवली इसको याद करना आसान है, इसलिए आप इसको याद कर लें। कुछ जो नए रामसार साइट्स ऐड हुए हैं पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र के, वो भी आपको याद कर लेने चाहिए। जैसे पंजाब में नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केशवपुर है, और 20 वाइल्ड लाइफ साइट को हमने ऐड किया है किसमें, रामसार साइट में। और यूपी में हमने सराय सरोवर, नवाबगंज, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संदीप बर्ड सेंचुरी, इन सबको ऐड किया। और जबकि महाराष्ट्र में हमने ऐड किया है नंदू मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी को। तो ये नई रामसार साइट्स भी आप याद कर लें, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लिस्ट को प्रॉपरली आप याद कर लें और याद कर लें नए साइट्स को, ताकि अगर आप मैप के थ्रू लोकेशन वाइज भी उसे करें तो ज़्यादा इजी होता है विद नेशनल पार्क उसको याद करना। तो ये थे आज के टॉपिक। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।